सभी को यथोचित अभिवादन। ध्रुव स्वामिनी की रसात्मकता के विषय में हम संघर्ष प्राधान्य के आधार पर इसे वीर रस प्रधान नाटक कह सकते हैं। वैसे ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चंद्रगुप्त का चरित्र उदात्त चरित्र है और ध्रुवद का चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षण श्रृंगार की भी एक व्यापक भूमिका तैयार कर देता है, किंतु उसे गौण या सहयोगी रस के रूप में लेना समीचीन होगा। इसके दो आधार हैं। पहला, ध्रुवा की मुख्य समस्या रामगुप्त से मुक्ति की है, जिसके लिए उसे विद्रोह का पथ अपनाना ही होगा। चंद्रगुप्त की उपस्थिति इस उद्देश्य की पूर्ति में एक सशक्त संबल और आगे चलकर उद्दीपन का भी काम करती है, किंतु वह विद्रोह का मूल कारण नहीं। फिर यह लगाव पारिवारिक दृष्टि से अमर्यादित और सामाजिक दृष्टि से अवैध है, अतः इस रतिभाव की उदात्तता बाधित हो जाती है। नाटक के अंत में रामगुप्त के पतन और चंद्रध्रुवा के अभ्युदय के बाद भी प्रसाद दोनों के परिणय या मिलन का संकेत देने से कतरा गए हैं। यद्यपि पूर्व घटनाओं के आधार पर वह सहजैव अनुमानित हो सकता है। इस प्रकार इस नाटक का अंगी रस वीर है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और मंदाकिनी इसके आश्रय हैं। राजपुरोहित की निर्भीकता में धर्मवीरता देखी जा सकती है। चंद्रगुप्त तो साहस और शौर्य का पुतला ही है। रामगुप्त का दुराचार, शकराज की घृण्य आकांक्षा और शिखर स्वामी की धूर्तता उद्दीपन का काम करते हैं। शकराज से चंद्रगुप्त का द्वंद्व युद्ध रामगुप्त का चंद्रगुप्त पर आघात करने के प्रयास में विफल होकर स्वयं धराशायी होना वीर रस के अनुरूप अत्यंत नाटकीय स्थल हैं। वीरोत्साह और आवेशमयी उक्तियों का तो इस नाटक में प्राचुर्य है। अंतिम अंक में चंद्रगुप्त का लौह श्रृंखला तोड़कर अपने को शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी घोषित करना आत्मविश्वासी वीर दर्प का एक अप्रतिम उदाहरण है। मंदाकिनी की अग्रसरता भी कम उत्साहजनक नहीं। जिस उत्साहपूर्ण सौमनस्य से वह सबको एक बार अंतिम बल से राष्ट्र और सम्मान की रक्षा के लिए रण प्रेरणा देती है, वह देखते ही बनता है। पहले अंक के अंत में उसका अभियान गीत भी वीर रस की सिद्धि में सहयोग देता है। वीर रस के प्रमुख सहयोगी श्रृंगार के दो प्रसंग इस नाटक में हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के प्रणय में गहरी आंतरिकता होने के कारण वह कभी कभी परकीया भाव के संगोपनीय माधुर्य से ओतप्रोत हो उठा है। प्रथम अंक के अंत में चंद्रगुप्त के आकस्मिक आलिंगन की स्मृत्यात्मक अनुभूति में डूबी हुई ध्रुव स्वामिनी क्षण भर के लिए जैसे मुग्धा नायिका हो उठती है। इस वक्षा स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? प्रगल्भ विदग्धता से भरी उसकी यह उक्ति भी कम मोहक नहीं। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का? तो रस के प्रसंग में अंतिम बात कहने से पहले प्रसाद जी की रस विषयक दृष्टि का उल्लेख आवश्यक है। प्रसाद जी पर शैवागमों के चिंतन का गहरा प्रभाव था। शैवागमीय विचारणा में शांत रस को सर्वोपरि और अन्य समस्त रसों तथा भावों को अपने में समाहित कर लेने वाला माना जाता था। यह सामरस्य या समरसता का ही एक रूप है। इस विचार को प्रसाद जी ने अपनाया और उन्होंने अपने प्रमुख नाटकों में वीर, श्रृंगार, करुण आदि रसों का विनियोजन करते हुए शांत रस को समाहारी रस के रूप में सर्वोपरि रखा। और इस तरह से कहा जाए तो ध्रुव स्वामिनी में श्रृंगार और वीर का जो एक सुंदर संगम है वह भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। अब हम चलते हैं, ध्यान देते हैं पात्र एवं चरित्र संवाद योजना पर। संवाद योजना में इनकी संवाद योजना कैसी है, जो हमारे नाटकीय कला तत्वों के आधार पर कहा जाता है कि पात्र एवं चरित्र चित्रण हुआ, संवाद योजना, रसात्मकता। तो रसात्मकता की चर्चा हो चुकी, अब हम चर्चा करते हैं संवाद योजना की। चरित्र विधान के ही समान इस नाटक के संवाद भी बड़े जीवंत, चुस्त, संक्षिप्त और तीखे हैं। कदाचित यह प्रसाद का एकमात्र नाटक है जिसके संवादों में एक भी पंक्ति अनावश्यक या अतिरिक्त नहीं है। वृत्त की लघुता के कारण घटनाओं एवं चरित्रों में जो त्वरा लक्षित होती है वही कथोपकथनों में भी है।
वाद विवाद की जैसी प्रखरता और विदग्धता उग्र मतभेद के प्रसंगों में स्वाभाविक मानी जा सकती है, इसमें अपनी पूरी सहजता से विद्यमान है। जैसे प्रथम अंक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त, द्वितीय अंक में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तथा अंतिम अंक में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त के संवाद इसके श्रेष्ठतम स्थल हैं। व्यंग्य इनका प्रमुख घटक है। ध्रुव स्वामिनी की उक्तियों में यह तत्व सर्वाधिक है। रामगुप्त के प्रति उसकी इस उक्ति में कितना चुटीला व्यंग्य है। इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। पुरोहित के प्रति उसका यह कथन, हाँ आप और झूठ नहीं, आप स्वयं ही मिथ्या हैं, भी उसके हार्दिक विक्षोभ की चुटीली अभिव्यक्ति है। उभरते हुए आक्रोश को दबाकर धीर व्यंग्य की वृत्ति शिखर स्वामी के प्रति ध्रुव स्वामिनी की इस उक्ति में देखी जा सकती है। यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। वैदग्ध्यपूर्ण तीक्ष्ण व्यंग्य शकराज के शिविर में स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के प्रति कही गई इस उक्ति में दिखाई पड़ती है। अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। यों विदग्धता सर्वाधिक रामगुप्त की वाणी में है। विलासी रामगुप्त स्वभावतः वाग विदग्ध है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। दोनों ओर से घिरा रहने पर शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख चुप रह, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखता नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सारे शत्रु एक चाल में परास्त हो जाएं। ओह, मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर शकराज क्या चाहता है। मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने के कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में नहीं डुबा सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी मैं अपने लिए कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। तो शिखर स्वामी भी वाक् चतुर है। उसके एक एक शब्द में धूर्तता भरी हुई है। दो उदाहरण लिया जा सकता है। उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। कुछ एक भावात्मक स्थलों को छोड़कर इसमें लंबे तथा काव्यात्मक संवादों का अभाव है। आरंभ में ध्रुव स्वामिनी का आकाश भाषित कुछ लंबा है, किंतु पूर्व वृत्त और अंतःपुर की परिस्थिति का परिचायक होने के कारण वह अनुचित नहीं प्रतीत होता। ऊब की सीमा तक पहुंचने वाला विस्तार भी उसमें नहीं है। फिर ध्रुव स्वामिनी की विचार श्रृंखला के एकाधिक सूत्र होने के कारण उसमें एक रस्ता नहीं आने पाई है। अंतिम अंक में परिषद की कार्यवाही के प्रसंग में मंदाकिनी कुछ अधिक बोलती है, किंतु वह भी पक्ष प्रतिपादन की दृष्टि से आवश्यक ही कहा जाएगा। भावनात्मक विस्तार के स्थल केवल 3 हैं। प्रथम अंक में चंद्रगुप्त के स्पर्श से उद्वेलित ध्रुव स्वामिनी का आत्मालोचन, द्वितीय अंक में के आरंभ में ही प्रेम और वर्तमान स्थिति को लेकर के कोमा की स्वगत उक्ति, और तीसरे अंक में कोमा के जाने के बाद अपनी स्थिति को लेकर के उद्विग्न ध्रुव स्वामिनी की अपनी आत्मकथा। दरअसल प्रथम 2 में कवित्व का सम्मोहन है और अंतिम में वितर्क की तीक्ष्णता। कहना न होगा कि तीनों ही प्रासंगिक दृष्टि से आवश्यक एवं स्वाभाविक हैं। अनुपयुक्त वे तब कहे जा सकते थे जब उनमें अनावश्यक बातें होती और उसमें नाट्य व्यापार में अवरोध उत्पन्न होता, लेकिन प्रसाद जी ने इसका पूरा ध्यान रखते हुए नाटकीय सक्रियता के उपकारक के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। इस नाटक का वृत्त ही ऐसा है कि इसमें बाह्य क्रिया व्यापार के लिए अंतर मंथन की पृष्ठभूमि एक आवश्यकता बन गई है। उपर्युक्त तीनों ही स्थल अंतर मंथन के हैं और उनसे बाह्य द्वंद्व को संबल मिलता है। अन्यत्र ये ही पात्र अल्पतम शब्दों में त्वरापूर्ण बहस करते हैं। भावमयी कोमा की शकराज से बहस इसका एक अच्छा उदाहरण है। शकदुर्ग में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का वार्तालाप भी लगभग ऐसा ही है। वस्तुतः इस प्रसाद जी ने इस नाटक में सर्वत्र स्थिति के अनुरूप संवाद रखा है। बोलने वाले पात्र के मानसिक और वैचारिक स्तर का भी उन्होंने ध्यान रखा है। यदि पुरोहित की उक्तियों में स्थिरता और गंभीरता है तो शकराज के संवादों में असभ्यता है। त्वरा रामगुप्त के संवादों में भी है, किंतु सांस्कृतिक स्तर उच्च होने के कारण उसमें वैदग्ध्य मिलेगा। शकराज के सैनिकों की मध्यपोचित बातें, बौने कुबड़े
आदि की हल्की विनोदात्मक उक्तियां भी सर्वथा समीचीन हैं। संवादों का इतना सुनियोजित कसाव प्रसाद जी के ही किसी अन्य नाटक में नहीं मिलता, और जगह की बात ही छोड़ दी जाए। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। प्रसाद जी की यह अंतिम नाट्य कृति उनकी प्रयोगधर्मिता के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने लेकर आई है। उन्होंने भारतीय नाट्य पद्धति को आधुनिक और अपने समय की दृष्टि से अद्यतन बनाना चाहा था, जिसके विशिष्ट उपकरण उन्हें पाश्चात्य पद्धति में दिखाई पड़े थे। उन्होंने उनके ग्रहण की प्रक्रिया को धीरे धीरे विस्तार दिया और अंत में उसकी एक संतुलित अवतारणा कर दी ध्रुवस्वामिनी में, और इस संतुलित या समन्वित नाट्य दृष्टि का प्रतिफलन देखा जा सकता है। द्वंद्व प्राधान्य इसकी प्रमुख विशेषता है। विरोध तत्व को उन्होंने प्रायः सभी नाटकों में प्रधानता दी है, और इसके कारण उन्हें अपने यहाँ की नाट्य शास्त्रीय मान्यताओं का कुछ मोह निश्चय ही त्यागना पड़ा है। प्रस्तुत नाटक में यह तथ्य सर्वाधिक उभरा हुआ है। यही कारण है कि संधियों, अर्थ प्रकृतियों और कार्यावस्थाओं की परंपरिक कसौटी पर यह नाटक भयंकर रूप से असफल प्रमाणित होता है। यूं इन रूढ़ मान्यताओं का आंशिक रूप इसमें अवश्य मिलेगा। अंकीय समीक्षा में उसका यथास्थान निर्देश भी किया ही गया है, किंतु उसे पकड़कर समग्रतः पूर्वापर निर्वाह का शास्त्रीय प्रयास प्रस्तुत संदर्भ में अशास्त्रीय ही कहा जाएगा। हिंदी नाटक को यथार्थ के सन्निकट लाने के प्रयास में प्रसाद जी को अनेकानेक रूढ़ियां तोड़नी पड़ी हैं और पाश्चात्य पद्धति की बहुत सी बातों को ग्रहण करना पड़ा है। यही कारण है कि ध्रुवस्वामिनी में रामगुप्त, शकराज, शक सैनिक आदि को मंच पर बेझिझक मद्यपान करते हुए दिखाया गया है। शकराज और रामगुप्त की हत्या भी अभिनीत की गई है, जो भारतीय नाट्य दृष्टि से नितांत वर्जना का विषय है। रामगुप्त का अंत तो फलागम के साथ ही दिखाया गया है, जिसके कारण नाटक एकांत सुखात्मक नहीं रह पाता। समात्मक पर्यवसान प्रसाद जी की प्रायः सभी नाट्यकृतियों में मिलेगा, किंतु मरणात्मक फलागम का यह अकेला उदाहरण है। ऐसा कदाचित इसलिए भी हो गया था कि अपनी सहज गति से संपूर्ण वृत्त की नियति सुखांत होने की ही बन चुकी थी, जिसे तोड़ने के लिए यह आकस्मिक आघात अनिवार्य हो गया था। ऐसा न होने पर नाटक प्रसादांत कैसे होता? और इस तरह से अंतर्द्वंद्व का प्राधान्य जो आया वह पाश्चात्य पद्धति की देन है। समस्या परक वैचारिकता के कारण जो थीसिस प्ले का रूप मिला वह भी आयातित ही है। इस तरह से प्रसाद जी ने पूरे नाटक को भारतीय और पाश्चात्य दोनों का सम्मिश्रण करके प्रसादांत अंकीय पद्धति की संरचना अपनी दृष्टि से की है, और प्रसाद जी की यह अकेली नाट्यकृति है जो अपने यथावत रूप में पाठ्य तथा अभिनय है, और जो प्रसाद जी ने अपने ढंग से सफलतम प्रयोग किया है। इसलिए इसे हिंदी की यथार्थोन्मुख नाट्य विधा का पहला सफलतम प्रयोग पूर्ण नाटक कहा जा सकता है। धन्यवाद सभी को।